ठीक, चलो पहला वाला क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। हाँ सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग ऑब्जेक्टिव ये जो रोटेशन है उसका ये वाला सेक्शन पढ़ लेना, तो और आपको क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड, एचसीवी में कुछ कुछ चीज पढ़ लेंगे आप तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसके बुक में आप ये पहला अगर सेगमेंट एचसीवी का ये वाला ये स्टार्टिंग का अगर एक पेज पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि रोटेशन मोशन कहते हैं किसको है। यहाँ डिफाइन किया गया है बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस लाइन, तो उसके पहले डिफाइन किया गया है कि रोटेशनल मोशन कैसा होता है। नहीं पढ़े तो एक बार पढ़ सकते हो तब वो क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल दिया है कैसे मोशंस को रोटेशनल मोशन कहते हैं हम लोग। दैट इज वेरी गुड। दिस सेक्शन इज आल्सो वेरी गुड। टॉर्क ऑफ, थोड़ा सा आपको ये सब थ्योरी पढ़ने से इंटरेस्ट आएगा एंड साथ ही साथ और क्लैरिटी आएगा जब कोई क्वेश्चन पूछेगा तो अलग अलग क्वेश्चंस में। और यहाँ पे ये प्रूफ जरूरी है आपके स्कूल के लिए। कौन सा प्रूफ है? ये सारा प्रूफ तो देख ही लेना, दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस जो राइट साइड में दिख रहा है और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये दो का प्रूफ होता है, वो एचसीवी में दिया हुआ है, वो भी देख सकते हैं। बाकी सारा थ्योरी इज नॉट नीडेड, पर उतना थ्योरी एटलीस्ट देख लेना जरूर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बस रटना है फॉर द टाइमिंग, आप उसको समझ लीजिए वैसे ही होता है। The torque equals to I alpha is not valid in non-inertial frame, and L equals to I omega is valid because omega is independent of frame. Omega frame dependent नहीं होता, that's why. Just remember it like this. Omega is not dependent on frame. L equals to I omega will hold in non-inertial frame, but this is torque. So torque is basically R cross F, and in F is dl by dt को torque लिख रहे हैं ना, torque is R cross F, I alpha. I alpha और R cross F is same thing, and there uh, pseudo forces will come. So therefore R cross F external valid नहीं हो. So accordingly you have to see question. Question number 3 में doubt है क्या? हाँ सर। Particle moves on straight line with uniform velocity, angular momentum is always zero. ये तो नहीं होगा ना true, ये तो नहीं है, हमेशा जीरो नहीं होगा। वो तो डिपेंड कर रहा है कौन सा पॉइंट चूज किया है ना, सिंपल है। जैसे देखो मान लो ये एक पॉइंट है, तो ये पार्टिकल ऐसा करके जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा हमेशा। सपोज हमेशा ये दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वाई एक्सिस, हमेशा सपोज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही चलेगा। मैं अगर इस पॉइंट के अबाउट लीनियर एंगुलर मोमेंटम लिखूं तो जीरो तो नहीं होगा ना, तो एम वी आर हो जाएगा ये वाले पॉइंट के अबाउट, और वो कांस्टेंट रहेगा। ये आर कांस्टेंट है, एम वी कांस्टेंट है। इज जीरो अबाउट अ पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही पॉइंट ले लिया तो आर जीरो है, देयर इज नो आर परपेंडिकुलर, सो द एंगुलर मोमेंटम विल बी जीरो, राइट। तीसरा ऑप्शन है इज नॉट जीरो अबाउट एनी पॉइंट अवे फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, सही है। अगर आप स्ट्रेट लाइन से कहीं भी दूसरा पॉइंट लोगे तो उसके अबाउट जीरो नहीं होगा क्योंकि आर परपेंडिकुलर आएगा फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन दिस एक्स एक्सिस। सिमिलरली अबाउट एनी गिवन पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो सही है। अगर कोई भी पॉइंट उठा ले हम अदर देन द स्ट्रेट लाइन तो एमवीआर हो जाएगा, और अगर स्ट्रेट लाइन पे ही कोई पॉइंट ले ले तो जीरो हो जाएगा। सो इन आइदर केस इट हैज टू बी अ कांस्टेंट वेदर यू टेक द पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन और नॉट ऑन द स्ट्रेट लाइन। क्लियर है आयुष? हाँ सर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, सर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन 5 में क्या है। सपोज मैं ये एक डिस्क बना रहा हूँ, ये डिस्क इज इन एक्स वाई प्लेन, ये डिस्क ऐसा सोया हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, एक सोया हुआ डिस्क है, मतलब ये वाला एक्सिस में है, समझ रहे हैं आप लोग ना, एक्स वाई हाँ प्लेन में है ये डिस्क, ठीक है। सिर्फ अगर इतना समझ में आ गया तो देखो अब ये वाला एक्सिस के और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ये तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, राइट। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं तो अब ढंग से समझ में आएगा। लेट आई ए एंड आई बी बी द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट टू एक्सिस ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। द एक्सिस ए passes थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी बट बी डज नॉट। तो ए आई ए क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, वेर एज आई बी कोई भी जनरल एक्सिस है, तो बोल रहा है आई बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई ए।
क्या IB हमेशा ग्रेटर होगा, वो बताना है। तो देखो, ये जैसे mr²/2 और सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ये जो एक्सिस है, जो ऐसा हॉरिजॉन्टल होगा, ये भी तो सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है। और इसका, इस एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/4 4 होता है। वेरी गुड। mr²/4 होता है, राइट। तो अगर मैं आपको बोलूं इस एक्स, अब क्वेश्चन में बोला है कि क्या हमेशा कोई भी एक दूसरा एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा IA से, क्योंकि हमने वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में पढ़ा है IB इक्वल्स टू IA प्लस MD², राइट। तो बच्चा सोचता है कि IB का हमेशा ज्यादा रहना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पर ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ये तभी वैलिड होता है जब एक्सिस आर पैरेलल। इसका मतलब कोई भी अगर पैरेलल एक्सिस है टू द एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस। अगर IA and IB are parallel, if IA is parallel to IB, then certainly IB ज्यादा हो जाएगा IA से, क्योंकि ये थ्योरम से दिख रहा है हमको। पर अगर पैरेलल नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा करके एक दूसरा एक्सिस बनाया मैं, ठीक है ना, विच इज पैरेलल टू दिस, और ये एक छोटा सा दूरी पे है x, वेरी स्मॉल, तो I अबाउट B क्या हो जाएगा, mr²/4, है ना, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, प्लस कैपिटल M x², यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। Now this can definitely be less than mr²/2। ये तो कोई भी एक्सिस है which is not passing through center of mass, this is not passing through center of mass, whereas mr²/2 is passing through center of mass. So therefore there can exist an axis, ये x का छोटा वैल्यू लूंगा अगर, तो mr²/2 से छोटा हो ही सकता है ना, फिर r/100 ले लिए या r/10 ले लिए, तो इसे तो छोटा हो जाएगा। So therefore the point is there exists infinite number of axes जिसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी लेस देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू द सेंटर ऑफ मास। इट इज नॉट कंपल्सरी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? रोचन, समझ में आया क्या? हाँ सर, पर डी क्यों नहीं होगा फिर ऑप्शन? अच्छा, आप देख लेते हैं। तो ये गलत है, IB इज नॉट नेसेसरीली ग्रेटर देन IA। बी है IB इज ग्रेटर देन IA। अगर ऐसा है तो एक्सिस आर पैरेलल, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर IB बड़ा होगा IA से तो एक्सिस पैरेलल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे ये केस में अगर x का वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, मतलब सपोज x मैं 10R पे ले लूं, तो सर्टेनली ये है IB, दिस इज IB एंड दिस इज IA, तो सर्टेनली IB तो बड़ा हो जाएगा IA से। बट डज दैट मीन कि IB एंड मतलब B and A are parallel? Does that mean that B and A are parallel? No. So अगर IB बड़ा है, does it mean that A and B are parallel? If axes are parallel, then ये true है, अगर parallel होगा तो IB बड़ा होगा ही। And if axes are not parallel, IA is greater than or equal to IB। मैं वही बोला, IB बड़ा हो ही सकता है। देखो, अगर पैरेलल नहीं है तो IB भी तो बड़ा हो ही सकता है ना, इसीलिए। फॉर दिस केस अगर इफ x इज इक्वल टू लाइक 10R समथिंग लाइक दैट, बहुत बड़ा वैल्यू। क्लियर है अभी? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। हुआ है ना ठीक से तुम लोग का? हाँ सर। हाँ सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, सर 11 क्वेश्चन नंबर 11, स्फीयर कैन नॉट रोल ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो रोल कर ही सकता है, स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस पे रोल नहीं कर सकता ना। अगर एक स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस ऐसे करके, तो उस पर रोल नहीं कर पाएगा अगर ये स्मूथ है तो, क्योंकि इसका ये स्पीड तो बढ़ते रहेगा जी साइन थीटा के। यहाँ पे एक्सेलरेशन है ना जी साइन थीटा, जी साइन थीटा का एक्सेलरेशन है, पर अल्फा तो कुछ नहीं है। तो हाउ कैन दिस रोल? रोलिंग के लिए तो इक्वल टू अल्फा होना चाहिए ना, टॉर्क देने के लिए तो कोई है ही नहीं। जबकि एक स्मूथ सरफेस पे, एक स्मूथ सरफेस पे आप दिस विल अच्छा एक सेकेंड, इट कैन रोल पूछा है ना, ओके।
कैन नॉट। क्या बोला है? स्फीयर कैन नॉट रोल ऑन दिस। ओके, तो रोल करा ही सकते हैं, वी और ओमेगा देके छोड़ दो तो रोल तो करेगा ही। रोल तो करेगा ही ना अगर वी और ओमेगा देके छोड़। इंक्लाइंड पे तो अल्फा देके छोड़ सकते हैं। इंक्लाइन प्लेन पे ओके, अल्फा देके छोड़ेंगे। ओके, एक सेकंड रुक जाओ। इसका पर वो सर अल्फा तो छोड़े भी कांस्टेंट तो। होगा ना। हाँ अल्फा तो कांस्टेंट है, इक्वल्स टू अल्फा है। अल्फा कांस्टेंट है तो प्रॉब्लम क्या है? अल्फा दे के छोड़ ही नहीं सकते। अल्फा दे के कैसे छोड़ देंगे, वही तो मैं सोच रहा हूँ। अल्फा अगर कांस्टेंट अल्फा रहे तो फिर रोल करेगा ही, पर वो अल्फा कहाँ देगा? दे के कैसे छोड़ देंगे? दे के छोड़ नहीं सकते अल्फा। अल्फा तो हमको टॉर्च तो कांस्टेंट लगाते रहना पड़ेगा ना ताकि एक अल्फा आए। आयुष, देखो अगर कांस्टेंट अल्फा रहेगा तो फिर तो सही है। फिर तो अगर इधर लग रहा है एक्सेलरेशन नीचे वाले पॉइंट का जी साइन थीटा और पीछे अगर अल्फा आर, और अगर बैलेंस हो गया दोनों, तब तो ठीक ही है, तब तो प्योर रोल करेगा। पर बात तो वही है कि अल्फा कांस्टेंट दे के छोड़ कैसे देंगे? फिजिकली पॉसिबल नहीं है। आप अल्फा दे के छोड़, आप किसी को फोर्स दे के छोड़ सकते हैं क्या? उस पर फोर्स देते रहना पड़ता है। हाँ सर, समझ गए। हाँ, तो वैसे घुमा के कितना एक्सेलरेशन से घुमा के छोड़ेगा तो उसके बाद तो ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा ना। देन तो फिर अल्फा का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, अगर यहाँ क्वेश्चन हमें दिया रहता स्फीयर, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं यहाँ से, देन कुछ छेड़खानी किया जा सकता है। इवन इन द केस ऑफ स्मूथ स्फीयर ऑल्सो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन वंस, कि अगर एक स्मूथ स्फीयर है और ऊपर एक फोर्स कितने डिस्टेंस पे फोर्स लगाएं सच दैट दिस कैन रोल। जैसे देखो, अगर हम फोर्स फोर्स मारे एक्सटर्नल तब फिर बात कुछ और होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार करके देख ही लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीज जानना। लेट अस से फॉर आर्गुमेंट से दैट ऐसा करके दिस इज अ बॉडी, ठीक है, फ्रिक्शन तो नहीं है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है। ये कौन सा फोर्स होगा? एम जी साइन थीटा। आपको बोला आपके पास एक एक्सटर्नल फोर्स है, फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, इसको रोल करवाना है। से फॉर एग्जांपल ये कुछ भी है कि एम आर स्क्वायर, और यहाँ पे अब जाहिर सा बात है फोर्स तो मेरे को यहीं लगाना पड़ेगा ऊपर। नीचे मारेंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि फोर्स का टॉर्क चाहिए, राइट? जो टॉर्क ऐसे करके दे ताकि पीछे की तरफ इसका भी कुछ एक्सेलरेशन आए। तो अब हमको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। क्या इक्वेशन लिखेंगे? मान लो ये फोर्स है एफ एंड दिस हाइट इज एच। सो द इक्वेशंस विल बी, देखो, एम एफ प्लस एम जी साइन थीटा। ट्रांसलेशनल के लिए क्या लिखेंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। एंड सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर टॉर्क लिखना है तो क्या लिखेंगे? टॉर्क इक्वल्स टू, स्फेयर ले लें क्या हम लोग, कि एम आर स्क्वायर जनरल देखते हैं क्या आता है। टॉर्क क्या आएगा? आई इंटू अल्फा, और अगर प्योर रोलिंग होना है तो ए बाई आर, ठीक है ना? सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिया है तो ओके। ये आर और आर कट जाएगा, तो कितना हाइट पे ये फोर्स मारना पड़ेगा वो निकालना है अपने को। तो एच का वैल्यू क्या आ रहा है देखो तो, के एम आर बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई ए, और ए का वैल्यू क्या है? एफ प्लस एम जी साइन थीटा बाई एम। तो ये और ये कैंसल्स आउट। एच का वैल्यू आ रहा है के आर अपॉन एफ बाई एफ प्लस एम जी साइन थीटा एच। Of course, this height should be less than or equals to r. फर्दर प्रोसेसिंग अगर करें तो क्या आएगा? r और r कट जाएगा। f should be greater than or equals to k into
F plus mg sin theta F minus kf should be greater than or equal to k mg sin theta. So F should be greater than or equal to k mg sin theta by 1 minus k. तो अगर इससे ज्यादा फोर्स लगाए तो प्योर रोलिंग करेगा, और ये भी श्योर है हम r से छोटा ही आएगा अगर इससे ज्यादा फोर्स लगा दिए तो के एम जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के। तो प्योर रोलिंग कर सकता है अगर एक्सटर्नल फोर्स मारे हैं तो। पर क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन देखेंगे तो स्फीयर कैन नॉट रोल, वी हैव टू अज्यूम दैट वी डोंट अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये क्लियर है सबको? छाप लिया? हाँ सर। चलो एक और चीज मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, तुम लोग नहीं पूछता है तो मैं डर जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान देना। रफ इंक्लाइंड प्लेन, अच्छा ये तो रफ इंक्लाइंड प्लेन है, रोल्ड डाउन रफ इंक्लाइंड प्लेन, अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है। टू यूनिफॉर्म सॉलिड्स टू द स्पेस रोल डाउन विदाउट स्लिपिंग, अच्छा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है, विदाउट स्लिपिंग है तो प्रॉब्लम नहीं, स्लिपिंग में प्रॉब्लम होता है। कहाँ था हम? क्वेश्चन नंबर 12। सर डाउन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होता है देखो, वो एक थ्योरी है बस साइकिल का। दिस इज जस्ट अ स्मॉल थ्योरी। जो भी गाड़ी होता है या जो भी साइकिल होता है, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे वो 2 व्हीलर हो, उसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि जो चेन लगा होता है वो किस साइकिल की कौन से चक्के में लगा होता है, नोटिस किया तुम लोग? पीछे। हाँ, चेन आप ध्यान देना हमेशा पीछे वाले टायर में लगा होता है, चाहे वो गाड़ी का हो चाहे कोई भी हो, चेन हमेशा पीछे लगा होता है। तो हम जो पैडल करते हैं वो किस साइड कौन से चक्का को रोटेट करते हैं हम पैडलिंग करके? सर पीछे। हाँ, हम चक्का को, मतलब अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये कनेक्शन नहीं होता, मैं फिगर थोड़ा गलत बना दिया, ये दो के बीच में कनेक्शन नहीं होता, इन दो चक्कों के बीच में कनेक्शन नहीं होता है। यहाँ से आता है एक जो कनेक्ट करता है इसको अलग से, ये पूरा इंडिपेंडेंट होता है व्हील, नोटिस करना कभी। तो क्या होता है, हम जब पैडल मारते हैं ना, जो भी पैडल है हमारा, हम जब पैडल चलाते हैं तो वी फोर्स सर्कुलर मोशन ऑफ दिस थिंग, राइट? यू एग्री? अब हवा में रह के पैडल मारोगे तो पीछे वाला घूमता है, आगे वाला थोड़ी घूमता है। आगे वाला घुमा ही नहीं सकते पैडल मार के, उसका कोई कनेक्शन नहीं है पैडलिंग से। करके देख लेना, करके देखना तो आपको समझ आएगा अच्छे से। तो पीछे वाला घूमता है तो इसको जमीन पे रखेंगे तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इस पे सर सामने। सामने लगेगा। लेट दिस बी F1, फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है। अब जब ये आगे की तरफ चलेगा गाड़ी, ये तो कनेक्टेड रहता है इससे, ये सीट वीट से कनेक्टेड रहता है, ये इससे कनेक्टेड रहता है। इस पे फ्रिक्शन लगा आगे तो नेचुरली इस ये भी आगे चलेगा। जब इसका तो सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ने लग गया तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। हाँ, ताकि वो रोल करे तो पीछे की तरफ लगेगा। कोई कुछ रोचन कुछ बोल रहा है क्या? सर साइकिल किस तरफ जा रहा है? राइट साइड। सर हाँ हाँ। सर बोल रहा हूँ सामने वाले व्हील पे फॉरवर्ड में फोर्स कौन लगा रहा है, कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन लग रहा है ना ओवरऑल पूरे सिस्टम पे, तो गाड़ी को तो आगे चलना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, मतलब बोल रहा हूँ कि पिछला वाला रोटेट किया हाँ हाँ तो उस पे सामने फ्रिक्शन चला, हाँ तो इसलिए वो सामने ट्रांसलेट कर रहा है। हाँ। लेकिन सामने वाले व्हील पे वो वाला फोर्स कौन लगा रहा है? ओ, यहाँ से जो कनेक्टेड रहता है मैकेनिकल, यहाँ से स्पोक्स कनेक्टेड रहता है, यहाँ पे देखा होगा पीछे वाला कैरियर में, वहां से आगे एक डंटा जाता है ऐसे करके, तुम्हारा अच्छा, तो हैंडल में लगा होता है। बेसिकली नॉर्मल ना? नॉर्मल, हाँ, यहाँ पे ये जो डंटा लगा होता है ना, देखना फ्रंट वाले भी, वो नॉर्मल लगाता है इस डायरेक्शन में, उसका कंपोनेंट इधर आता है, वो आगे टके लगा के बाद। ये सब कनेक्शन है जो पिंकी पिंकी बनाए ना मैं ऐसे करके, ये कनेक्शन है साइकिल का। ठीक है सर। तो ये आगे तो फ्रिक्शन पीछे। अच्छा अब बात बताओ, कौन सा फ्रिक्शन ज्यादा होगा? ये दोनों इक्वल होगा। सर F1 ज्यादा होगा। सर पिछला वाला। हाँ बिल्कुल, तभी तो गाड़ी मूव करेगा आगे। कभी कभी देखना अगर गाड़ी का पीछे वाला चक्का फंस जाता है ना मड में, तब कितना भी घुमा लो चलेगा ही नहीं। देखो अगर पीछे वाला चक्का फंस गया तो निकलना बहुत मुश्किल है, आगे वाला चक्का फंस गया तो पीछे वाला को अगर आप, क्योंकि पीछे वाला तो इंजन पे डिपेंड करता है, आप कितना भी जोर मारो तो आगे वाला निकल सकता है। पीछे ही वाला फंस जाए तो आगे वाला कुछ उखाड़ेगा थोड़ी। तो इसलिए किसका फंसना ज्यादा खतरनाक होता है? सर पीछे वाले का।
पीछे वाले का। आई हैव सीन दिस लाइव आल्सो इन मेरे घर के सामने एक ये है, देयर वाज अ स्मॉल, क्या बोलते हैं उसको, छोटा हाथी बोलते हैं ना, टाटा एस। सो बारिश के मौसम में उसका पीछे वाला चक्का फंस गया था। दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट बट इट इज नॉट पॉसिबल टू कम आउट। मतलब इंजन वाला ही ये जो घूमता है यही तो फंस गया है। व्हाट विल दिस डू? देयर इज नो वैल्यू ऑफ दिस। पर अगर आपका आगे वाला चक्का फंस जाए तो पीछे वाला निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली घूम सकता है, तो फ्रिक्शन लगाएगा इसे। So देखो क्वेश्चन, rear wheel engine rotates, the rear wheels and front wheels rotate only because car moves. Yes, if such a car accelerates on a horizontal road, the friction on the rear wheels is in forward direction. ये मानते हैं आप लोग? हाँ सर। क्योंकि पीछे अगर एक्सेलरेशन सामने हो रहा है तो पीछे वाले पे फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा, ताकि अल्फा बढ़ा है वो। फ्रंट व्हील पे बैकवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। ठीक, ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। On the rear wheels have larger magnitude, तभी आगे जाएगा ओवरऑल। And on the car is in the backward direction, तो गलत है। पीछे वाला क्लियर है ना? क्योंकि अल्फा, अगर आप कार को एक्सेलरेट करते हैं उसका मतलब क्या है कि आप चक्का को ज्यादा अल्फा, मतलब चक्का को ज्यादा एक स्पीड से घुमा रहे हैं आप, तो जैसे ही उसको नीचे रखेंगे फ्रिक्शन आगे लगेगा ज्यादा, इसलिए रेयर व्हील पे हमेशा ही आगे होता है। आई होप क्लियर है। हाँ सर। हाँ क्वेश्चन 13। सर हो गया। क्वेश्चन 13 रोचन बोल रहा नहीं हुआ क्या? हाँ सर। अच्छा, क्वेश्चन 13 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। Sphere can roll on surface inclined at an angle theta if the friction of coefficient is more than 2g tan theta by 7। तुमको पता है। Suppose friction coefficient is 1 by 7 g tan theta by 7. If a sphere is released from rest, it will stay at rest. Absolutely no, क्योंकि g sin theta तो लगेगा, g sin theta लगेगा, और फ्रिक्शन जो लग रहा है वो भी लग रहा है, पर mg sin theta ज्यादा है, वो तो नेचुरली नीचे आएगा ही आएगा, उसको तो रोक के रख ही नहीं सकते। सेकंड इज इट विल मेक प्योर, ये तो सही है, पहला पॉइंट समझा ना तुम लोग? हाँ सर। हाँ, तो पहला पॉइंट तो ठीक है। दूसरा, इट विल मेक प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, ये सही है क्या? नहीं सर। ये गलत है, थोड़ा तो घूमेगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो है, ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन गायब ही हो गया। सो वो घूमेगा भी और चलेगा भी, पर रोल नहीं कर रहा, वो रोल नहीं कर रहा, वो आगे जाएगा ड्यू टू जी साइन थीटा। एंड फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1/7 जी tan थीटा। तो फ्रिक्शन, अगर मैं फोर्स बनाऊं, पीछे लग रहा है mg sin थीटा, और पीछे फ्रिक्शन कितना लगेगा? 1/7 जी tan थीटा sin थीटा बाय cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय mg cos थीटा। तो cos थीटा कट जाएगा, कि mg बचेगा। देख, ऐसा ही लिखा ना मैंने? Yes. हाँ सर। म्यू इंटू mg cos थीटा होता है, तो ये आ गया mg sin थीटा बाय mg स्क्वायर sin थीटा बाय 7, और ये पीछे की तरफ लग रहा है। हाँ ठीक, तो इट विल स्टे एट रेस्ट नहीं, इट विल मेक प्योर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं, क्योंकि टॉर्क लग रहा है फ्रिक्शन का पीछे की तरफ। अच्छा, एक चीज देखो तो, ये फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है यार? ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, इसका वैल्यू आ रहा है mg स्क्वायर sin थीटा बाय 7। उधर लग रहा है mg sin थीटा। अब ठीक है, लेट अस नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस, बट आप देख सर लेना। हाँ बोलो। सर, ये 1/7 जी tan थीटा हो या 1/7 tan थीटा सर? क्योंकि क्वेश्चन में 2/7 tan थीटा दिया हुआ है सर। क्या बोल रहे क्वेश्चन में? पहले लाइन में 2/7 tan थीटा दिया हुआ है, सिर्फ जी नहीं है। मेरा तो लिखा हुआ है इधर जी। सर वो जी कैसे होगा, नहीं होना चाहिए, तुम फ्रिक्शन हाँ, कोएफिशिएंट है, तुम मिसप्रिंट लोग का है। नहीं लिखा है ना? सर लिखा है। नहीं सर लिखा है मेरा सर। लिखा है। अच्छा, एक्चुअली एचसीवी का रिसेंट कुछ एडिशन से मिसप्रिंट है, क्योंकि वही मैं कंफ्यूज हुआ देख के, mg स्क्वायर आ रहा है ना, यहाँ पे जी नहीं होगा तो सही है, म्यू है ना, जी रहेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली जी शुड नॉट बी देयर। तो फ्रिक्शन आ रहा है mg sin थीटा बाय 7, तब ठीक, तब अच्छा लग रहा है देखने में, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था। अभी क्लियर है सबको? हाँ सर। नाउ इट लुक्स ओके। mg sin थीटा बाय 7 और आगे mg sin थीटा, सो द स्क्वायर विल डेफिनेटली आगे जाएगा।
साथ ही साथ ये रोल तो करेगा ही, सॉरी रोल नहीं करेगा, टॉर्क लग रहा है तो घूमेगा, सो इट विल मेक प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, रॉन्ग। इट विल ट्रांसलेट एंड रोटेट अबाउट द सेंटर, ट्रू। एंगुलर मोमेंटम द स्फीयर अबाउट इट सेंटर रिमेन कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर रिमेन कांस्टेंट। टॉर्क लग रहा है ना, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कैसे रहेगा? रोचन कौन पूछ रहा था? ये क्लियर है? हाँ सर। हाँ तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये तो इजी था। क्वेश्चन 14 देखिए, स्फीयर इज रोल्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड स्टॉप्स, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ट्राइज टू। आपको ये जानना था, एक बार रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ लेना, एचसीवी का लास्ट टॉपिक है, एचसीवी का लास्ट टॉपिक देख सर लेना। हाँ बोलो। सर एक चीज पूछना था बस, वो ये है कि मतलब कम्स टू अ स्टॉप मतलब बोथ रोटेशनली एंड ट्रांसलेशनली। हाँ हाँ हाँ। सर फिर कैसे होगा? स्फीयर इज रोल्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड स्टॉप्स। सर मतलब सर बोल रहा हूँ कि लिनियर वेलोसिटी डिक्रीज होगा फ्रिक्शन की वजह से अगर, और वो हाँ हाँ होना भी हाँ, चाहिए, फिर तो टॉर्क की वजह से एंगुलर वेलोसिटी बढ़ समझा समझा। जाएगा ना। एक बार आंसर। एक्चुअली आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझा क्या बोल रहे हैं, एक बार ये वाला चीज पढ़ना पड़ेगा। आई ऑल्सो हैव नॉट सीन दिस थिंग, एक बार ये आप लोग पढ़ लेना, रोलिंग फ्रिक्शन एक बार पढ़ के देखना, ठीक है ना, ये वाला सर वो छोटा सा टॉपिक है, पढ़ा हूँ उसका इसके साथ पढ़ा कुछ। है, कोई हाँ रिलेशन नहीं है उसका। नहीं सर, वो बेसिकली ये है कि मतलब एक्चुअली अगर रोलिंग का बात करें तो फिर हम्म, प्योर रोलिंग नहीं हो सकता, क्योंकि स्फीयर पे जो फ्रिक्शन लगता है उसका कॉज ये है कि बिकॉज द सर्फेसेस आर नॉट यूनिफॉर्म, तो जब वो रोल करता है किसी सरफेस पे तब एक टेम्पोररी डिप्रेशन टाइप का हो जाता है, मतलब ग्राउंड थोड़ा बैठ जाता है उस पॉइंट पे, और उसको उस मतलब थोड़ा क्रेटर टाइप से निकलने के लिए जो फोर्स लगता है उसकी वजह से फ्रिक्शन एक्ट करता है, दैट्स ऑल। क्या क्या फिर से बोलो। अच्छा ठीक सर है मैं मतलब वो ना एक डिप्रेशन हो जाता है ग्राउंड पे, हम्म हम्म जिसकी वजह से स्फीयर थोड़ा बैठ सा जाता है। अब हम्म। उसकी वजह से फ्रिक्शन लगता है, इससे ज्यादा नहीं है, स्कूल में भी पढ़ाया था। अच्छा अच्छा, roll down horizontal table, slow down eventually stops, force acting sphere mg, friction at the contact, normal force, friction at the contact and the normal force, correct? As the center of the sphere decelerates, the friction should opposite to its velocity, but this friction will have clockwise torque that should increase angular velocity. There must be an anti-clockwise torque that causes decelerate that is in angular velocity. In fact, when the sphere rolls on the table, ठीक है बोल रहा है, the sphere rolls on the table, both the sphere and the surface deform near the contact. The contact is not a single point as we normally assume, rather it is an area of contact. The front part pushes the table a bit more strongly than the back part. As a result, normal force does not pass to the center, it's shifted towards the right. This force is an anti-clockwise torque. Okay, तो ठीक ही है, वो anti-clockwise torque देगा. The हाँ net सर, torque लेकिन causes angular मतलब deceleration. आंसर वाइज वो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज इंक्रीजेस दिया हुआ है। नहीं सही बोल रहा है, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज ही होगा। अच्छा वो सर बोल रहा यहाँ है, प्योर रोलिंग देख रहे हैं क्या? एक सेकंड समझा मैं क्या बोल रहा है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोला है रे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा ये बोला है, नेट नहीं पूछ रहा है आपसे। देखो, स्फीयर इज रोल्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड स्टॉप्स। ये तो रियल ऑब्जर्वेशन है हमारा, मैं एक बार समझा दे रहा हूँ आराम से देख लो। हमारा रियल लाइफ में ऑब्जर्वेशन होता है कि जब स्फीयर को रोलिंग करते हैं तो वो रुकता है, आप लोग एग्री करते हैं इस बात से? हाँ 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 सर। आइडियली, हाँ आइडियली हमने पढ़ा है कि अगर रोलिंग हो रहा है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन का लगना काम हो चुका है, जब रोल कर ही रहा है तो फ्रिक्शन कितना लगता है, जीरो, इफ v इक्वल्स टू ओमेगा, राइट? बट इन रियल वर्ल्ड वी सी इट स्टॉप्स। नाउ द एक्सप्लेनेशन गिवन व्हाई इट स्टॉप्स, क्योंकि यहाँ पे बोला थोड़ा सा सरफेस बेंड होगा। अब ध्यान से देखो, सर, वो अंदर कैसे धंसेगा? मतलब भावनाओं को समझो, थोड़ा सा बेंड दिखाया मैं बस सरफेस में, अरे अंदर तो थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक है रे। अरे रियल में कोई भी चीज होता है ना थोड़ा तो नहीं था, लेकिन उसके बाद फाइनली वो धंस गया। जैसे ही हम स्फेयर सर को वो रखे ना, धंसते चला यहाँ जाएगा। थोड़ा सा डिप्रेशन है रहता है, जैसे कप एक चादर हवा में बिछा के उसे बॉल रोल करो तो डिप्रेशन होता है ना थोड़ा सा। सर, पर ये चाहता थोड़ी ना है। हाँ माना वो चादर नहीं है, पर रियल वर्ल्ड का बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिप्रेशन आता है, रियल लाइफ में थोड़ा सा डिप्रेशन आता है। अरे स्ट्रेस स्ट्रेन में पढ़ा दूंगा, हर हर चीज में थोड़ा सा बेंडिंग होता है, बहुत कम होता है, नोटिसेबल नहीं होता बट होता है। सर, रोड पर भी। हाँ बिल्कुल, रोड पे 100% होता है। आप जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल, सड़क अंदर धंस जाता है।
सारा गंदा ई तो बेटा ई आयुष इधर देख, तुम लोग का घर का ये जो पिलर्स रहता है ना जब घर बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, या जो ब्रिज का जो पिलर्स होता है, ये पिलर्स भी थोड़ा थोड़ा धसा हुआ रहता है क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है ना, इसका पिलर्स के ऊपर जो रोड रहता है उसका, तो पिलर धसता है थोड़ा। पिलर भी, मैं हर चीज थोड़ा अगर उस पर थोड़ा फोर्स लगाएंगे तो थोड़ा उसमें आता है, हम पढ़ेंगे अब जब आगे जाएंगे क्या, अभी मैं अपलोड कर दूंगा कुछ कुछ वीडियोस की, स्ट्रेस होता है एक चीज और एक स्ट्रेन होता है। सो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल्स टू गामा। गामा एक कांस्टेंट होता है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पे, सॉलिड पे डिपेंड करता है। स्ट्रेस मतलब थोड़ा भी फोर्स अगर लगा रहे हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेन का वैल्यू हुआ ना सिग्मा बाय गामा, ये तो नॉन जीरो हो गया ना अगर थोड़ा भी स्ट्रेस रहा तो। स्ट्रेन तो आएगा, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय लेंथ या चेंज इन एरिया बाय एरिया वॉट एवर। थोड़ा भी अगर स्ट्रेस या कुछ रहा तो आएगा कि नहीं रही है, नॉन जीरो आएगा ना समथिंग। सर हम लोग इतना क्यों कर रहे हैं? इतना बस ये समझाने की तो, ठीक है सर पहले बोलो ये। डिफॉर्म तो होना ही है, वो तो मतलब 100% रिजिड थोड़ी ना है ग्राउंड। मतलब रियल लाइफ का बात कर रहे हैं, रियल लाइफ में हाँ सर 100% वही रिजिड। बोल रहा हाँ हूँ। बिल्कुल। ठीक है आयुष, फिलहाल मान लो कि थोड़ा बेंड हुआ। हाँ सर। हाँ, तो रियल लाइफ में तो ये गाड़ी रुकेगा, मतलब जो भी चलता है अगर कुछ चला के छोड़ दो तो रुकता है, तो फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए पहले बताओ फटाक से। सर सर पीछे पीछे। की तरफ। तभी तो रुकेगा, वरना तो रुकेगा ही नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है जब वो रुक जाएगा, देखो इनिशियली रोल करा के छोड़े थे, मतलब वी और ओमेगा परफेक्टली सब कुछ सही था, और रोल करा के छोड़े थे, तो फाइनली इसका क्या हम देखते हैं कि v इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू जीरो होता है, राइट। तो ये लॉजिक जब लगाएंगे कि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो क्या हो रहा है, v तो डिक्रीज कर रहा है पर फ्रिक्शन का टॉर्क ओमेगा इंक्रीज कर दे रहा है। तो ये स्टेट कैसे अचीव होगा। सर वो नॉर्मल डिसेलेरेट करा रहा है। हाँ, तो क्या करता है रियल लाइफ में, जब भी गाड़ी जाता है ना तो उसका ये जो पोर्शन दिख रहा है तुम लोगों को, कर्व वाला, ये जो कर्वेचर वाला जो पोर्शन है, कर्वेचर वाला जो पोर्शन है, साइंटिस्ट लोगों ने देखा है कि इस पे ज्यादा नॉर्मल लगता है आगे वाले पे। तो बेसिकली नॉर्मल शिफ्ट हो जाता है आगे की तरफ, और ये नॉर्मल जो टॉर्क लगाता है वो एक डिसेलरेटिंग टॉर्क देता है। फ्रिक्शन देख ऐसे करके टॉर्क लगा रहा है इनटू द प्लेन एंड नॉर्मल आउट ऑफ द प्लेन। सो नॉर्मल शिफ्ट होता है आगे की तरफ एंड शिफ्ट्स फॉरवर्ड एंड गिव्स एन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोलते हैं एक्चुअली, इसका फिजिसिस्ट ऐसा टर्म्स यूज नहीं करते, एंटी क्लॉकवाइज इनटू द आउट ऑफ द प्लेन टॉर्क। क्लियर है ना, दैट विल अपोज फ्रिक्शन एंड नेट डिसेलरेशन होगा, नेट अल्फा डिसेलरेशन होगा। नॉर्मल इतना ज्यादा लगता है कि नेट अल्फा डिसेलरेट होता है, तो फाइनली ओमेगा भी घटता है एंड फाइनली इट कम्स टू दिस पोजीशन। क्या ये छोटा सा थ्योरी क्लियर है आप लोग को। हाँ सर। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है फ्रिक्शन क्या करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ट्राइज टू डिक्रीज द लीनियर वेलोसिटी, सही है। इंक्रीज द एंगुलर वेलोसिटी, सही है। फ्रिक्शन तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाएगा ना, तो नॉर्मल कम कर देता है ओवरऑल। सी है इंक्रीज द लीनियर मोमेंटम, नो। डिक्रीज द एंगुलर वेलोसिटी, नो। ठीक है ना, अनुभव अभी ठीक है क्या। हाँ सर। क्वेश्चन सर 15। मैं छापा नहीं। कौन सा, वो छापा नहीं, छाप ले। छापेगा क्या ये वाला सेकंड पार्ट। हाँ सर। आयुष छाप लिया है। सर छापना चाहिए। सही शाबाश। मतलब नहीं भी छाप सकते, आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, छापने की जरूरत नहीं अगर समझ गए तो। छापना है तो छाप। रोचन जल्दी कर। देख लिया, हटा दें। हाँ सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। हाँ सर। हाँ ठीक सर। ठीक है चलो हटाओ। इसमें एक क्वेश्चन था रे, तुम लोग मेरे से पूछा नहीं हमको, कौन सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से उसका मेरे को सॉल्यूशन, या तो तुम लोग को चेक कराना तो चेक करवा लेना, कोई अगर क्वेश्चन में डाउटफुल होता है तो फोटो खींच के भेज देना, मैं चेक भी कर लूंगा। 17 अच्छा क्वेश्चन है। और मैं एक और चीज आपको छोटा सा चीज बता दे रहा हूँ, ध्यान रखना कि अगर कभी स्लिपिंग होता है रोलिंग में और आपसे काइनेटिक एनर्जी का बात होता है, जब भी जब भी रोलिंग में स्लिपिंग होता है और काइनेटिक एनर्जी का बात होता है, तो ध्यान रखना आपको ट्रांसलेशनल और रोटेशनल कंपोनेंट्स का अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि स्लिपिंग हो रहा है तो रोटेशनल
टॉर्क के वर्क डन से आएगा। अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं हम लोग। बट अगर स्लिपिंग हो रहा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर स्लिपिंग है, यहाँ पे अगर स्लिपिंग है और मैं आपसे बोला कि जब नीचे पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो क्या करेंगे? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा हूँ आपसे। सर काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लिखेंगे। हाँ हाँ, आपको काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लिख के काइनेटिक एनर्जी पूछा ना, तो इसमें ध्यान रखना ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल आएगा। तो ट्रांसलेशनल तो आप लोग लिख सकते हैं आराम से, वो तो सीख ही गए होंगे। वी निकालना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू को 0 पकड़ लो अगर, इक्वल टू 2as, इसको अगर s पकड़ लेते हैं तो यहाँ पे v निकाल सकते हैं ना, एक्सेलरेशन पता है हमको नेट, तो वी स्क्वायर निकल जाएगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक वाला निकल गया। रोटेशनल के लिए मेरे को क्या चाहिए रे, ओमेगा स्क्वायर, ये कैसे निकालेंगे? v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। नहीं भाई, ये रोल नहीं कर रहा है यहाँ पे, इट्स नॉट रोलिंग, इट इज स्लिपिंग। यहाँ पे स्लिपिंग हो रहा है तो आपको अलग से निकालना पड़ेगा, आपको देखना सर फिर पड़ेगा। टॉर्क हाँ बिल्कुल, हाँ टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा कर लेना, अल्फा निकलेगा, टॉर्क कांस्टेंट है, अल्फा निकल जाएगा, देन यू अप्लाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा। अच्छा यहाँ मारेंगे तो झमेला हो जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो क्या करना, लीनियर वाले से टाइम निकाल लेना, नीचे आने में कितना टाइम लगेगा वो तो निकाल सकते हो। मतलब कुछ भी करके दिमाग लगा के आपको ओमेगा स्क्वायर निकालना है यूजिंग दिस काइनेमेटिक्स पोर्शन। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, समझ गए आप लोग? हाँ whichever सर। way, हाँ whichever way you adopt, you have to bring omega square carefully, that's it। प्योर अगर रोलिंग हो रहा होता तो सीधे लिख देते हाफ एम वी स्क्वायर के प्लस वन, टेंशन नहीं था। पर अगर स्लिपिंग होता है देन डोंट राइट दिस फॉर्मूला, देन यू हैव टू टेक केयर कि आपको रोटेशनल का अलग से फिर निकालना पड़ेगा। मतलब सर एकदम ऊपर रोल कर रहा है। क्या बोला? इनिशियली वो रोल नहीं कर रहा है। इनिशियली नहीं, नहीं हाँ मतलब नहीं, रोल कर ही नहीं रहा, वो तो फिसलते हुए जा रहा है ना, म्यू कम है ना, दिया हुआ था 1/7 जी tan थीटा, और सॉरी फाइनल 1/7 तक tan थीटा। पहुंचते पहुंचते रोल करेगा। रोल करेगा ही नहीं, फ्रिक्शन सफिशिएंट है ही नहीं, रोल ही नहीं करेगा कभी। तो सर ओमेगा किसने निकालना है? नीचे पहुंचेगा तो कुछ ओमेगा भी तो रहेगा ना थोड़ा सा। सर मतलब वही तो बोले कि फाइनली वो जाके थोड़ा सा रोल करेगा। नहीं रोल नहीं करेगा, मतलब घूमेगा, मतलब कोई चीज रोटेट कर रहा है इसका मतलब ये थोड़ी कि रोल भी कर रहा है। अगर v ओमेगा आर से ज्यादा है तो चल ज्यादा रहा है, घूम कम रहा है। अगर v इज ग्रेटर देन ओमेगा आर तो चल ज्यादा रहा है और घूम कम रहा है, तो ये रोलिंग नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे वही वाला केस हो जाएगा ना। हाँ सर। ये समझ में आया आप लोगों को? इसको इसको करने का एक और तरीका मेरे को दिमाग में सूझा, आप लोग वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंगुलर निकाल सकते हैं। रोटेशनल वर्क डन अगर फ्रिक्शन का निकाल लोगे, जैसे वर्क डन ट्रांसलेशनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल देता है, देखो ये तो पढ़े हैं हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम में। उसी तरह से जो रोटेशनल वर्क डन होता है ना, वो डेल्टा के रोटेशनल देगा, तो आप लोग फ्रिक्शन का वर्क डन निकाल लेंगे, वो ज्यादा आसान रहेगा। एक बार ट्राई करके देख लेना आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, कॉन्फिडेंस आएगा आपको। वर्क डन बाय फ्रिक्शन शुड बी डेल्टा के रोटेशनल, तो ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो होगा ना, जो हम लोग को चाहिए ओमेगा, वो यहाँ से निकालेंगे तो बहुत आसान पड़ेगा आपको। वर्क डन बाय फ्रिक्शन रोटेशनल, अच्छा यहाँ नहीं, यहाँ से ही मुश्किल है, क्योंकि वर्क डन बाय रोटेशनल टाउ डी थीटा होता है, वही डी थीटा फिर से आ जाए, झमेला होगा। जो मेथड मारना है मारो, पर आंसर वही आएगा। पर एक बार देख लेना कैसे करके करते हैं, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन सर पूछे। हाँ बोलो। सर वर्क डन बाय फ्रिक्शन डेल्टा ई होगा ना कहाँ पे वर्क? रोटेशनल। हाँ हाँ कहाँ पे? सर वो वर्क डन बाय फ्रिक्शन रोटेशनल हाँ डेल्टा ई रोटेशनल होना चाहिए ना, लाइक इसमें हम लोग mgh को नहीं लेंगे। सिर्फ वर्क नहीं है, नहीं है एमजीएच, इसमें कोई रोल नहीं है एमजीएच का, रोटेशनल पार्ट में सिर्फ रोटेशनल जो जो टॉर्क दे रहा है फोर्सेस, उसी का वर्क डन लेंगे। एमजीएच का वर्क डन यहाँ कवर होगा, ट्रांसलेशनल में हेल्प करेगा। देखो ट्रांसलेशनल में ट्रांसलेशनल फ्रिक्शन का वर्क डन भी आएगा और ट्रांसलेशनल एमजी का वर्क डन आएगा, दैट विल गिव ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का चेंज। रोटेशनल कौन सा फोर्स रोटेशनल कंपोनेंट दे रहा है? सिर्फ फ्रिक्शन वाला, तो सिर्फ फ्रिक्शन ही हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में कंट्रीब्यूट करेगा।
ये समझ रहा है? हाँ सर। एक बार वो प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका हाथ एक बार खुद से आंसर रिजल्ट मैच कर लेना तो एग्जाम में जल्दी होगा आपका। ऑब्जेक्टिव 1 में किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। हाँ सर है। अच्छा, जिनको नहीं है जा सकते हैं। और मैं IAOR का वीडियो दे दूंगा आज बना के, ट्राई करता हूँ। हाँ भाई, क्या क्या डाउट है बोल। सर क्वेश्चन नंबर पहला वाला ही है। ले बस। A be a unit vector along the axis of rotation. Let A be a unit vector along the axis of rotation of a purely rotating body, and B be a unit vector along the velocity of particle P of the body away from the axis. Value of A dot B. लट्टू देखा होगा तुम लोग। हाँ तो उसका ये पार्टिकल सपोज इधर जा रहा है ऐसे करके, और इसका एक्सिस का यूनिट वेक्टर ऐसे करके, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है ना रे? ये तो XY प्लेन में है ये, हाँ सर। और ये तो A डॉट B क्या होगा? हाँ हाँ सर समझ गए। समझे? पार्ट B वैसा ही है। सर 6। अच्छा, पार्ट 6। पार्ट क्वेश्चन 3 4 हो गया। 5 6। हाँ सर। हाँ अच्छा, सर। 6 bodies rotating uniformly about a vertical axis fixed in inertial frame, resultant force on the particle of a body not on the axis is, देख यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा है ना, तो उस पे नेट फोर्स कितना आएगा? ओमेगा स्क्वायर आर। हाँ सर। कोई भी पार्टिकल अगर रोटेट कर रहा है तो उसका एक बॉडी रोटेट कर रहा है अगर, और उसका पार्टिकल एक्सिस से पास नहीं कर रहा, तो उसका पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, गोल गोल। और अगर गोल गोल कर रहा है ये, तो इस पे ओमेगा स्क्वायर आर लग रहा होगा सेंटर की तरफ बिल्कुल, मतलब वो एक्सिस से पास करेगा। तो हॉरिजॉन्टल एंड इंटरसेक्टिंग द एक्सिस। ये क्यों है? क्योंकि यूनिफॉर्म है। ऑप्शन बी में स्क्यू क्या है? स्क्यू स्क्यू विद द मतलब एक्सिस। टेढ़ा टेढ़ा। ये अगर एक्सिस है, स्क्यू मतलब ये। ओ ठीक है। स्क्यू मतलब टेढ़ा। बॉडी इज रोटेटिंग नॉन यूनिफॉर्मली अबाउट, अच्छा ये हो गया 7। सर ये भी तो 6 की तरह ही होगा 6, फिर। हाँ 6 का पार्ट है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। सर सीधा 16 में डाउट है। अच्छा, 10 11 सर 12 9 13। में सर है उन सब में भी। बेटा m ओमेगा l स्क्वायर बाई 2 ही तो होगा। ये तो सिखाए थे, चलो ये तो उसी में सिखाए थे, सर्कुलर में। सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेने बोले थे ना रे? हाँ सर। तो हो गया m अच्छा ओमेगा हाँ स्क्वायर, हाँ 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 है ना? मैं हाँ दिखा दे रहा हूँ फिर भी एक बार देख लो। यहाँ से घुमा रहे हैं तो m ओमेगा स्क्वायर, m ओमेगा l स्क्वायर बाई 2 लेंगे। मान लो ये सेंटर है और रॉड को ऐसे घुमा रहे हैं, तो क्या लेते थे? ये x प्लस l बाई 2 सेंटर ऑफ मास पे इस कार लेते थे, ठीक है? हाँ सर। और इसमें मैं एक और चीज सिखाया था कि अगर रॉड का मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सिखाया था ना, नॉन मास अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कैसे निकालते हैं? छोटा सा dx पे जाके लेते थे। हाँ, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपको इस पे निकालना पड़ेगा m ओमेगा स्क्वायर आर, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो वो टोटल पीछे की तरफ फोर्स आएगा जो रिक्वायर्ड फोर्स। खैर, क्वेश्चन नंबर 10 11 12 सर 13 14 11 और 12। 11 सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस है, ये तो निकालना पड़ेगा तेरे को। A of radius R is made of an iron plate of thickness 14 फिर से करो एक बार, ठीक है? मतलब क्वेश्चन नंबर 11 में फिर से ट्राई करो, सोचो क्या है उसमें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा ना अगर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा एक्सिस से दूर। हाँ वो एक बार देखना, नहीं होगा तो मेरे को कॉल करना, बता दूंगा, ठीक है? हाँ या मैं समझा दूं? एक बार देखेगा खुद से, क्या करेगा? सर, देख लेंगे। एक बार खुद से देखो। बस ये ध्यान रखो एक्सिस से दूर रहेगा, वो होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 में तो हमको पूरा डाउट है तुम लोग कैसे सॉल्व किया, अपना सॉल्यूशन मेरे को भेजना, तो एक बार फोटो खींच के सर दोनों। डाउट है उसमें। अच्छा, 12 डाउट है? में। सर ये मैंने कुछ लिखा नहीं उसको बस। बेटा लिखना है उसमें, वो उतना आसानी इतना लग रहा है। इक्वल टॉर्क एक्ट ऑन द डिस्क ए एंड बी ऑफ द प्रीवियस 11 12 अच्छा क्वेश्चन है। एटलीस्ट 12 देखने से मेरे को तो लग रहा है अच्छा है, पता नहीं क्या आएगा। 11 12 कर दूं क्या मैं? 12 का एक बार मेरे को इक्वेशन लिख के तुम लोग, मैं 11 बता रहा हूँ, 12 का तुम लोग करो। 11 ढंग से कैसे करेंगे देख। सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस ए आर मेड ऑफ एन आयरन प्लेट ऑफ थिकनेस टी। ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? वो तो बेसिकली सिलेंडर टाइप का है ना। हाफ m 4r स्क्वायर।
हाफ m 4r स्क्वायर। सर पहले वाले के लिए आर स्क्वायर। हाफ m r स्क्वायर ये। हाँ सर। बेटा ऐसे कभी नहीं लिखना, ये सब गलती है तुम लोग का। ऐसे ऐसे नहीं निकालते। हाई ऑफ ए जब निकालना है, दोनों का मास सेम है, पहले ये बताओ। ऐसा कहीं लिखा है क्वेश्चन में? ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। देखो, नहीं सर्कुलर सर। डिस्क ऑफ रेडियस ए of radius r is made from iron plate of thickness t, and another circular disc b of radius 4r is made from an iron plate of thickness t by 4। तो चेक करना पड़ेगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके मास निकालना पड़ेगा। इसका मास ज्यादा है देख के बोल नहीं सकते। सर नहीं सेम ही तो आएगा क्योंकि दोनों का रेशियो सेम 1:1 ही आएगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, नहीं मास सेम नहीं आएगा सर। मास ऑफ ए कितना आएगा? डेंसिटी ऑफ आयरन तो सेम ही है दोनों का। और पहले वाला का वॉल्यूम कितना है बताना? पाई आर स्क्वायर इंटू उसका थिकनेस टी है, तो ये वॉल्यूम हो गया। मास ऑफ बी कितना आएगा? डेंसिटी ऑफ आयरन इंटू वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम कितना आएगा? रेडियस 4r है, तो पाई इंटू 16r स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है ना? पाई इंटू 16r स्क्वायर। थिकनेस कितना है उसका? सर T/4। T/4। एक मास में वेरी मास अलग अलग है। इसका मास अगर आप m पकड़ोगे तो इसका मास कितना आएगा? 4m। 4m। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए क्या आएगा? हाफ m r स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी आएगा हाफ m r स्क्वायर। कितना है उसका? 4r था क्या? 4r। ये आएगा, तो आई ऑफ बी बड़ा है। ये है। अब आपसे रेशियो अगर पूछ लेता तब में भी गलती हो जाता आप लोग का। ये तो ग्रेटर देन लेस देन पूछा है, पर अगर बोलता आई बी बाई आई है तो आप फिर गलत निकाल देते हैं। तो ध्यान रखना, रेशियो इज इंपॉर्टेंट। 64/1 आ रहा है बेटा, ये ध्यान रखना आप लोग प्लीज, ये गड़बड़ होता है। और सेकंड क्वेश्चन क्या बोले, मैं ही कर दे रहा हूँ। सही, अब सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेगा तुम लोग एक बार। सेकंड क्वेश्चन में आइडिया लगा ना कैसे करना है, तो ध्यान रखना। इक्वेशन लिखे बिना मत सॉल्व करो, वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। इक्वल टॉर्क एक्ट ऑन डिस्क। हाँ बोलो सर लेकिन v ग्रेटर देन vb होगा ना क्योंकि उसका रेडियस कम है। पर अल्फा अलग होगा ना। सेम टॉर्क लगा रहे हैं, दोनों के लिए अल्फा अलग है ना। हाँ तो लीनियर स्पीड एक सेम होगा। नहीं मैंने जो ग्राउंड से कांटेक्ट पे है उसका ओमेगा तो कम हो जाएगा ना ए के लिए। ग्राउंड से कांटेक्ट में मतलब रिम पे पूछ रहे हैं। मैं एक बार क्वेश्चन क्लियर, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। इक्वल टॉर्क एक्ट ऑन डिस्क ए एंड बी ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, इनिशियली बोथ बीइंग एट रेस्ट। At a later instant, the linear speed of a point on the rim of A and another point on the rim of B। फिर से आप ऐसे मत बोलो तो अच्छा है, मतलब बेटर टू राइट, ट्राई टू सी मैथमेटिकली द थिंग्स। VA कितना होगा? ओमेगा ऑफ ए इंटू आर ऑफ ए। आप लोग एग्री करते हैं? ढंग से कर लो वरना गड़बड़ होता है कभी कभी। मेरे को भी नहीं पता क्या आएगा, पर मैं ऐसे इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसे करके। ये समझ में आया? ए के रिम पे इसका स्पीड होगा ऐसा, और जो बी डिस्क है उसके रिम पे ये स्पीड होगा आफ्टर टाइम टी। दोनों पे टॉर्क सेम लगा है, ठीक है ना। अब ओमेगा ऑफ ए निकालना पड़ेगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी करके। v इक्वल टू यू प्लस ए टी आर ए, ये। और इसके लिए आएगा अल्फा बी टी आर ए। क्लियर है? अल्फा क्या सर होता वो है? RA क्या है? ये रेडियस ऑफ ए और ये रेडियस ऑफ बी। v इक्वल टू ओमेगा आर होता है ना। सर वो B में तो RB होगा ना। सॉरी सॉरी, आर बी। सर हाँ सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, टॉर्क सेम है तो एफ ए इंटू आर इज इक्वल टू एफ बी इंटू 4r। तो एफ ए ज्यादा आ गया तो उसका क्या लीनियर एक्सेलरेशन। समझा नहीं, फिर से बोलना। सर मतलब पहले हुआ एफ ए इंटू आर इज इक्वल टू एफ बी इंटू 4r। तो वैसे एफ ए एफ बी से ज्यादा आ गया
तो उसका लीनियर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, समझा ना मैं, तो फिर से एक उसका बार, हाँ हाँ सही सही बोल रहा है, एक बार फिर से बोलना, टॉर्क दोनों का सेम है बोल रहा है। हाँ सर। हाँ तो हम्म, फोर्स ऑन ए इंटू आर ए बोल रहा है तुम, दिस शुड बी इक्वल टू बोल रहा है एफ बी इंटू आर बी, ये बोल रहा है क्या? हाँ सर। पार्टिकल पे जो फोर्स है, अच्छा मैं देख लेना मेरे को ढंग से, आर ए आर बी तो ठीक है, उस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, मास जो भी है उसका डीएम इंटू उसका एक्सेलरेशन ऑफ ए टू आर ऑफ ए। टॉर्क उसका आई इंटू उसका अल्फा, उसका आई तो अलग है और उसका अल्फा सेम है, टॉर्क तो दोनों का अलग होता है। दोनों का टॉर्क अलग आएगा रे, दोनों पे सेम टॉर्क नहीं आएगा। सर अच्छा अगर क्वेश्चन इक्वल में, क्वेश्चन टॉर्क्स में लिखा दिया है, है, हाँ 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 क्वेश्चन में दिया है ना सेम टॉर्क है। क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि सेम टॉर्क है, इसका मतलब आई अल्फा और उधर भी आई अल्फा। एक बार मैं देख लेता हूँ यार ये वाला जो तू बोल रहा है, ठीक है मैं देखता हूँ एक बार, टेक मी सम टाइम, थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। खैर अगर तुम क्या बोल रहे एक बार बोल लो ताकि मैं देख लूंगा बाद में। फोर्स ऑन ए क्या बोल रहा था? सर वो फोर्स ऑफ ए में से 4 टाइम्स फोर्स ऑफ बी आ जाएगा। अच्छा आर बी 4 टाइम्स है, आर बी 4 टाइम्स है ना, तो एफ ए आएगा 4 एफ बी, राइट। और हाँ हाँ सर। हम्म, अच्छा यहाँ से बोल रहा है और एक्सेलरेशन ऑफ ए इज ये, सर 4 नहीं होगा क्योंकि एफ जो बी का है वो मास भी ज्यादा है, तो इसका एक्सेलरेशन और भी कम हो जाएगा। बेटा ऐसे तो लिख ही नहीं सकते, ये एक पॉइंट पे लिख रहा है तुम, ये पॉइंट के लिए लिखा है, पूरा बॉडी के लिए थोड़ी एफ इंटू आर लिखा है। यहाँ पे अगर तुम फिर मास का बात करेगा देन दैट इज रॉन्ग, इफ यू टेक मास इनटू अकाउंट हियर देन यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते थे, वो पार्टिकल का बात कर रहा है, पार्टिकल पे टॉर्क लिखे अगर ऐसे करके तब चलेगा वो। तो यहाँ डीएम डीएम यहाँ पे एक डीएम पार्टिकल इनटू इसका एक्सेलरेशन, डीएम पार्टिकल इनटू इसका एक्सेलरेशन, मैं सोचा डीएम डीएम काटा है तुम। एक काम करो ये मेथड में थोड़ा टाइम दो, मैं देखता हूँ ठीक है, ये एक अच्छा चीज बोला है, मैं देख लेता हूँ, ठीक है ना, गिव मी सम टाइम, और आप भी सोचिए एंड देन आप मेरे को लिख के भेजिए सॉल्यूशन, आई चेक इट ऑल्सो, ठीक है। मैं फिलहाल ये वाला मेथड एक बता देता हूँ, यहाँ से निकाल लेगा क्या तुम लोग? अरे यहाँ से निकालेगा, जो रेशियो आया वो आया अल्फा ए आर ए बाई अल्फा बी आर बी, ये दोनों का तो रेशियो निकाल सकता है ना। हाँ सर। हाँ टॉर्क क्या है, टॉर्क होता है आई इंटू अल्फा, अल्फा होता है टॉर्क बाई आई, तो टॉर्क तो सेम है, तो ये आएगा आई बी बाई आई ए इंटू आर ए बाई आर बी, ये रेशियो आ रहा है किसका, वी ए बाई वी बी का। आई बी बाई आई ए निकाले हम लोग ना, 64 आ रहा था, और ये शायद 4 है राइट, तो ये 16 आ रहा है, वी ए बाई वी बी 16 आ रहा है शायद, वी ए ग्रेटर है क्या वी बी से, ऑप्शन में क्या है देखना, 12 का एक करेक्ट है क्या? हाँ सर। और ठीक, 12 का एक करेक्ट है तो ठीक, तो दिस शुड बी द रेशियो, समझ रहा है कैसे करना है ना।
हाँ सर। हाँ ऐसे करके करेंगे तो गलती नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ सर, उसमें डाउट है। सर तो 16 उसमें में आंसर बी क्यों नहीं होगा? आंसर बी, क्योंकि ये लीनियर बॉडी नहीं है ना, तो 3D बॉडी हो गया, तो उस पे एक्स और वाई कैसे थ्योरम मार देगा तुम। तो फिर इससे आंसर डी हो जाएगा। हाँ इसमें तो हमको एक पहला बात तो दिया है, देखो बॉडी हैविंग इट सेंटर ऑफ मास एट ओरिजिन हैज 3 ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब और भी पार्टिकल होगा, क्योंकि इसका तो सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे आएगा नहीं कभी, तो और भी पार्टिकल्स होगा ना। पहला बात तो एग्री करते हैं आप लोग। अब वो हाँ कितना सर। पार्टिकल है, कहाँ पे लोकेटेड है, हमको पता ही नहीं, तो वैसे ही दिख रहा है डी होगा। दूसरा चीज हमको फिर भी डाउट है कि शायद हम इस इंफॉर्मेशन से निकाल पाए एक्स और वाई से, तो भी अगर हम ट्राई करें, मैं ट्राई नहीं किया एक्चुअली एक्स और वाई निकालने का। एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है ना आपको, एक्स के अबाउट अगर दिया है, इसका मतलब एक वाई पे भी है एक जेड पे भी है, वो दोनों का भी आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका हम कुछ कह ही नहीं सकते एक्चुअली, डेटा इनसफिशिएंट है। एक बार आप सोच के देखना, क्योंकि हम देखो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो एक पार्टिकल यहाँ पे रखा है, एक पार्टिकल यहाँ पे रखा है, एक पार्टिकल यहाँ पे रखा है, बोला सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है इसका, तो ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो नेचुरली कोई और पार्टिकल्स रह ही सकता है, पर वो सारा पार्टिकल्स का एक इक्विवेलेंट यहाँ पे होगा, ये तो हम कह सकते हैं, जिसका मास होगा m और लोकेटेड होगा वो माइनस ए माइनस ए माइनस ए पे। ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? देखो अगर हाँ ऐसे सर। हम, हाँ अगर ऐसे रख दिए तो x सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, m1 x1, और बाकी तीनों का तो x ही 0 है, सिर्फ इसका एक x है, राइट, बाय द टोटल मास ऑफ द पार्टिकल्स। ये समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे m अगर माइनस है माइनस है माइनस पे रख दिए तो अपना काम चल जाएगा। सर तीनों पार्टिकल का मास सेम थोड़ी ना दिया है। मास मास सेम नहीं दिया है क्या? अच्छा इसका भी मास सेम नहीं दिया है, इसका भी मास सेम नहीं दिया हुआ है, तब तो वो भी सेम नहीं ले सकते हम, तब तो हरे कृष्णा हो जाएगा। मोमेंट ऑफ बॉडी ऑफ द बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस। तब तो स्कोप ही नहीं है बताने का, अगर ये भी हमको नहीं पता इसका। सर हाँ बोल बेटा। सर ये क्या क्या कौन सा करा रहे हो आप ये अभी? क्वेश्चन नंबर 16 है ऑब्जेक्टिव 1 का, एक्सरसाइज ओके 8 डिग्री का रोटेशन। अब तुम लोग को समझ में आ गया ना? हाँ सर। हाँ है हिम्मत तो निकाल के दिखाओ, ऐसा आंसर डी है, तो ट्राई कर सकते हैं आप लोग निकालने का। चलो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, सर 17 17। 17, इसमें हाँ कैसे सर डाउट है? 17। 17, अच्छा देखो, 17। हाँ हाँ समझ गया। ये बॉक्स जा रहा है ना रे, हाँ सर। ये रफ है। आपको क्या बोला है? टॉर्क ऑफ नॉर्मल फोर्स, टॉपल हो रहा है क्या? क्वेश्चन में नहीं दिया है तो नहीं लेना है। ये हाँ क्वेश्चन में नहीं दिया तो टॉपलिंग लेते नहीं, नॉर्मल का फोर्स बताना। अब जाहिर सा बात है, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे तो टॉपल तो हो सकता है, पर टॉपल क्यों नहीं होता? तो सर साइड में एकदम लग जाएगा ओ सर। साइड में एकदम नहीं, कहीं भी लग सकता है वो। एकदम साइड में तो तब लगता है जब उसका जान पे आ गया बात, टॉपल करने ही वाला है तो साइड में लगता है। अभी ऐसा कुछ बोला नहीं है कंडीशन, तो हम मानेंगे यहाँ लग रहा है नॉर्मल आराम से, पर नॉर्मल का हमको टॉर्क पूछा है, सो द टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन एंड द टॉर्क ऑफ नॉर्मल शुड बैलेंस ईच अदर, तभी तो टॉपल नहीं करेगा अबाउट द सेंटर ऑफ मास, राइट। अबाउट द सेंटर ऑफ मास अगर ये दोनों का टॉर्क इक्वल है तभी टॉपल नहीं करेगा, तो टॉर्क ऑफ नॉर्मल शुड बी इक्वल टू द टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन, एंड द टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन इज, आपको बोला है क्वेश्चन में कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, देखो इट स्लाइड्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब फ्रिक्शन कितना लग रहा है, mg sin थीटा, तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, तो ये फ्रिक्शन का फोर्स इनटू a/2 ताकि इसका टॉर्क आ जाए, इसका डायमेंशन ए दिया हुआ है,
यही नॉर्मल का भी टॉर्क आएगा, तभी तो बैलेंस होगा बॉडी। ठीक है ना? हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 18, 19, सर 23 में। सर 22 में भी। अच्छा 22 में वही बात है। 22 देखो, अगर हम कितना भी, अगर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इंजन ऑफ अ स्कूटर इज प्रोपोर्शनल टू पेट्रोल इनपुट, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इंजन किस पे डिपेंड करेगा, कितना पेट्रोल डाल रहे हैं आप। स्कूटर इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस रोड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो स्कूटर अभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फ्रिक्शनलेस रोड पे चल रहा है। आप पेट्रोल का इनपुट बढ़ा दिए तो लीनियर वेलोसिटी बढ़ेगा क्या? पेट्रोल का इनपुट बढ़ाए तो ओमेगा बढ़ जाएगा, पर फ्रिक्शन तो लगेगा ही नहीं, फ्रिक्शन तो है ही नहीं पिक्चर में, तो वी वी बढ़ेगा कैसे? आयुष, सर अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो वी भी तो बढ़ेगा ना। अरे तेरी, ओमेगा बढ़ गया तो वी कब बढ़ता है? प्योर रोलिंग में। तुमको रोलिंग में कंफ्यूजन है। ओमेगा अलग चीज है और वी अलग चीज है। अगर स्मूथ सरफेस है और अगर हम ओमेगा बढ़ाएंगे तो वी बढ़ाने के लिए तो फ्रिक्शन लगना चाहिए ना आगे, हाँ सर। तो फ्रिक्शन तो है ही नहीं, फ्रिक्शनलेस दिया हुआ है। ये वही बात हो गई, चक्का घुमाते रहो आगे थोड़ी बढ़ेगा फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो। मतलब हाँ गाड़ी सर। चल रहा है, मान लो ओमेगा 10 रेडियन पर सेकंड से जोश में आ गया, 5 लीटर पेट्रोल डाल दिया और घुमा दिया एक्सेलरेटर, तो उसका चक्का खाली घूमेगा इधर तेजी से, चलेगा उतना ही स्पीड से इतना पहले चल रहा था, मान लो 10 मीटर पर सेकंड, बस घूमेगा ज्यादा तेजी से। उसका आगे ट्रांसलेटिंग इफेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फ्रिक्शन होता तब चलता भी स्पीड से, जो रियल लाइफ में होता है। ठीक है। हाँ सर। क्वेश्चन 23, सॉलिड स्फीयर, a hollow sphere and a disk, all having same mass and radius, are placed at the top of a smooth incline and released. Least time will be taken in reaching the bottom. Least time तो सॉलिड स्फीयर लेगा। अच्छा क्या बोला है? स्मूथ स्मूथ इंक्लाइन है ना, सॉरी सब साथ साथ आएंगे। अरे सबका एक्सेलरेशन तो जी साइन थीटा ही हो जाएगा ना, अगर स्मूथ ही सरफेस है तो। सबका मास सेम दिया है ना, सेम नहीं भी दिया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मास अलग अलग भी है तो सबका एक्सेलरेशन तो सेम ही है। बाउंसर, देख देख देख, मान लो ये इंक्लाइन है, किस किस को रख दिए हैं? सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, डिस्क। अच्छा सब गोल ही दिखता है। ये सॉलिड स्फीयर, ये हॉलो स्फीयर और ये डिस्क। सबसे पहले नीचे कौन आएगा? सर सॉलिड। अच्छा वो फ्रिक्शनलेस नहीं है, फ्रिक्शनलेस है ना। फ्रिक्शन लेस है तो सिर्फ एक ही ये लगेगा ना, जी साइन थीटा सेंटर पे। ओमेगा तो अच्छा। है ही नहीं कुछ, ओमेगा फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं, तो चुपचाप ट्रांसलेट करेगा। और सबका क्या जी साइन थीटा ही होगा, हाँ सर। चाहे मास सेम हो चाहे मास अलग हो, मास मास इंडिपेंडेंट भी हो गया, सब एक ही साथ नीचे आएंगे नीचे। क्लियर है? हाँ सर। क्वेश्चन 24, 23। 23 तो बोला मैं अभी। ओ सर सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर बोल सकते हैं। हाँ 23 में देखो ना, स्मूथ सरफेस है ना, स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, तो कौन सा फोर्स लगेगा? सिर्फ mg sin थीटा ही तो लगेगा सेंटर पे तीनों का, और तीनों का एक्सेलरेशन कितना होगा? सिर्फ g sin थीटा ट्रांसलेशनली, फ्रिक्शन है नहीं, कुछ रोलिंग वोलिंग होगा नहीं, कुछ नहीं, कोई झमेला नहीं, तो नॉर्मल सिनारी हो गया। इनफैक्ट तीनों का मास अगर डिफरेंट भी रहे m1 m2 m3, तब भी सबका एक्सेलरेशन तो g sin थीटा ही है, और डिस्टेंस सबको सेम ट्रेवल करना है, तो सब साथ साथ नीचे आएंगे एक ही साथ। ठीक है ना? सर और 22। 22 तो बोला कि फिर से ओमेगा अगर बढ़ेगा तो v नहीं बढ़ेगा ना, क्योंकि फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन है ही नहीं। v कौन बढ़ाता है? फ्रिक्शन ही तो अच्छा बढ़ाता है। हाँ ओके सर। वो तो चक्का खाली तेजी से घूमेगा, आप घुमाएंगे तो, पर चलेगा उतना ही स्पीड से वो। 24, सर सर नहीं। वो 23 की तरह ही है। 24 अच्छा है, लेकिन क्योंकि इसमें बोला है फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड इंक्लाइन आर सेम एंड नॉट सफिशिएंट टू अलाउ प्योर रोलिंग। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ध्यान से करना, लीस्ट टाइम विल बी टेकन बाय, सबसे कम टाइम कौन लेगा अब आपको बोलना है। तो टाइम का जब भी बात करते हैं आप ट्रांसलेशनली देखो, सबसे पहले कौन नीचे आएगा। इसमें भी शायद सेम ही होगा, तीनों साथ साथ ही नीचे आएंगे। सर बी क्यों नहीं होगा?
हॉलो स्फीयर। हाँ सर, उसका k का वैल्यू सबसे कम है तो उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में सबसे वो जो फॉर्मूला रहता है A इक्वल टू जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के, प्योर रोलिंग के केस में ही लगाते हैं। दिस इज वैलिड ओनली इन प्योर रोलिंग। हमेशा प्योर रोलिंग हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक फ्रिक्शन का भी वैल्यू लाया था ना कि फ्रिक्शन लगना चाहिए इतना प्योर रोलिंग के लिए। देखो mg साइन थीटा बाई 1 प्लस के mg साइन थीटा बाई 1 प्लस के, याद है? भूलिए इतना याद है फ्रिक्शन, सर। हाँ अरे यार इतना फ्रिक्शन चाहिए होता है। दिस शुड बी लेस देन द मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट इज म्यू mg cos थीटा। तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जी tan थीटा बाई 1 प्लस के। ये भी शायद लिखाया था क्या? एक आ गया म्यू mg cos थीटा के mg sin, ये सही लिखा ना मैंने? फ्रिक्शन का यही वैल्यू था, तुम लोग को याद है? कुछ भूल गया सब कुछ? के tan थीटा बाई 1 प्लस के आ रहा है। फ्रिक्शन का यही वैल्यू था ना, के mg sin थीटा बाई 1 प्लस के। ठीक है, देख लेना। हाँ सर, यही था शायद। यही था। हम्म, mg sin थीटा माइनस f इक्वल्स टू m a, दैट इज mg sin थीटा बाई 1 प्लस के। f का वैल्यू क्या आ रहा है? mg sin थीटा प्लस के mg sin थीटा माइनस mg, हाँ के mg sin थीटा बाई 1 प्लस के ही आ रहा है। फ्रिक्शन का ये वैल्यू है, दे शुड बी लेस देन इक्वल्स टू द मैक्सिमम फ्रिक्शन। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू mg cos थीटा, राइट? सो म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू के tan थीटा बाई 1 प्लस के। ये क्लियर है सबको? हाँ सर। तो म्यू का अगर इससे छोटा वैल्यू रहेगा तो प्योर रोलिंग होगा ही नहीं। म्यू शुड बी ग्रेटर देन दिस टू सपोर्ट प्योर रोलिंग। इससे अगर फ्रिक्शन रहना चाहिए ना, फ्रिक्शन का भी तो कुछ औकात में रहना चाहिए प्योर रोलिंग कराने के लिए। फ्रिक्शन है ही नहीं तो प्योर रोलिंग कहां से हो? तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट टू अलाउ प्योर रोलिंग, के tan थीटा बाई 1 प्लस के। तो ये प्योर रोलिंग के लिए ही एप्लीकेबल है। इसके में प्योर रोलिंग होगा ही नहीं। क्वेश्चन में दिया है आपको फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इंक्लाइन आर सेम, सबके लिए सेम है बट नॉट सफिशिएंट टू अलाउ प्योर रोलिंग। तो लीस्ट टाइम कौन लेगा? तो जब भी टाइम का बात करते हैं नीचे आने के लिए, तो किस पे डिपेंड करता है? वो इसके वी पे, राइट? जिसका वी ज्यादा होगा वो पहले नीचे आएगा। ये तो लॉजिकल है, ये आप लोग मानते हैं? हाँ सर। हाँ, हमको ओमेगा से मतलब नहीं है, नीचे पहले कौन आएगा। तो सीधे सीधे जिस पहले डिस्टेंस ज्यादा जो ट्रेवल कर लेगा, कौन ज्यादा ट्रेवल करेगा जल्दी? जिसका वी ज्यादा है। अब वी किस पे डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन कितना लगेगा सबके लिए? देखो जी साइन थीटा लगेगा इधर, और पीछे चूंकि स्लिपिंग हो रहा है तो म्यू जी कॉस थीटा लग जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन है इसलिए मैंने एफ नहीं लिया। काइनेटिक फ्रिक्शन है तो म्यू एम जी कॉस थीटा लेते हैं, राइट? काइनेटिक फ्रिक्शन है तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ म्यू जी कॉस थीटा सबके लिए, और आगे की तरफ एम जी साइन थीटा का एक्सेलरेशन जी साइन थीटा सबके लिए। तो एक्सेलरेशन ऑल्सो सेम, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी cos theta is the common acceleration for all the bodies in this case if they are sleeping. क्लियर है रोचन? हाँ सर। ठीक है, सबको क्लियर है ना? आगे बढ़ो। हाँ तो सर। 24 भी हाँ लीस्ट सर। टाइम, ऑल विल टेक सेम टाइम ही, सब एक ही साथ नीचे आएंगे अगर स्लीपिंग हो रहा है तो। क्वेश्चन 20 का अच्छा क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन 20 नहीं बता रहा मैं, और उसका तो आंसर मत। इसमें हाँ बोलो। इसमें तो वही होगा ना, मैंने रोटेशनल में कितना किसका जाएगा उतना, उससे सबका देखो लीनियर काइनेटिक एनर्जी सेम होगा लेकिन सबका लीनियर रोटेशनल काइनेटिक से। एनर्जी सेम होगा, यस। हाँ हाँ हाँ, तो स्मॉलेस्ट काइनेटिक एनर्जी में देखना पड़ेगा किसका रोटेशनल सबसे कम है। करेक्ट, यही बोल रहा है क्या? हाँ सर। सर वैसे नहीं देख सकते वी का वैल्यू किसके लिए कम होगा? एक्चुअली हम फ्रिक्शन वर्क डन कर रहे हैं ना, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है। देखना पड़ेगा हाफ आई ओमेगा। देखो सबके लिए टॉर्क तो सेम है, क्योंकि फ्रिक्शन सबके लिए ही सेम है, टॉर्क सबके लिए सेम है। पर वो टॉर्क का वर्क डन जब आप निकालेंगे तो झमेला आएगा उसमें, डी थीटा आएगा।
ऐसा नहीं कि थीटा निकालना मुश्किल है, मैंने आपको उस क्लास में एक वीडियो में दिखाया भी था थीटा कैसे करके निकालते हैं, वो जब पहली बार रोलिंग पढ़ा रहा था। निकाल दूंगी, करेगा तुम लोग एक बार ट्राई, खुद से ट्राई करो सर, मैं ही करूंगा, तुम लोग क्या करेगा। कर लेंगे। बिल्कुल, क्वेश्चन 25 ट्राई करिए और मेरे को अगर कोई डाउट है तो लिख के भेजिए, मैं देख लूंगा, सॉल्यूशन चेक कर लूंगा। 25 इज अ गुड क्वेश्चन, लेकिन 25 का आंसर मत देख लेना तुम लोग पीछे, पहले पूरा अच्छे से सॉल्व कर लेना, प्रूफ रीड कर लो, फिर आंसर देखना। क्वेश्चन 26 तो हो गया होगा। नहीं सर हुआ एक सर। डाउट है सर 26 में, हाँ बोलो। वो सिलेंडर उसके हाथ तक कैसे पहुंचेगा? मतलब वही सिलेंडर उसके पास तक पहुंच जाए, वही बोल रहा, उसके हाथ तक पहुंचना। मतलब हाँ वही कैसे होगा उधर? ये अरे ये जो डब्बा है ना, दिख रहा है कर्सर, हाँ सर। ये जब यहाँ पहुंच गया तो वही बोल रहा, उसका हाथ तक पहुंच गया। सर मैं वही पूछ रहा हूँ, वहां तक क्यों पहुंचेगा? वहां पे तो दिखा है ना, देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर। देयर इज नो स्लिपिंग, तो ये खींच रहा है ना इसको पकड़ के, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ना, इसकी तरफ आएगा। देखो मैं बता दे रहा सर तो आंसर एक ही नहीं होगा, एल डिस्टेंस है तो एल ही होना चाहिए ना। हूँ ना, इससे पहले तुम लोग एक क्वेश्चन किया है, देखो ऐसा एक क्वेश्चन तुम लोग किया है, ये वाला सर क्वेश्चन तुम होगा लोग ना, एक, क्योंकि वो ये वाला उसका। क्वेश्चन, एक सेकंड, ये वाला क्वेश्चन किया था ना तुम लोग। हाँ सर वो। मैं इसका तुम लोग को फिगर देके समझा रहा हूँ तो आपको और क्लैरिटी आएगा। देखो मान लो यहाँ मास m, यहाँ मास a और यहाँ मास b, ठीक है, ये ओमेगा से रोल कर रहा है, ये r और बाहर वाला 2r। आफ्टर टाइम t कैसा दिखेगा, आफ्टर टाइम t कुछ ऐसा दिखेगा। देखो अगर ये x नीचे आया ना, तो ऊपर वाला कितना नीचे आ जाएगा, सर 2x। 2x ऐसा हो जाएगा। देख डिफरेंस क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। अगर लीनियर वेलोसिटीज अलग अलग है तो डिफरेंस क्रिएट होता है कि नहीं होता है चलने में, होता है। होता है ना। उसी तरह से देखो यहाँ पर क्या है, आप तो खींच रहे हो ऊपर पकड़ के, ठीक है ना, और प्योर रोलिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, प्योर रोलिंग, आदमी यहाँ खड़ा है ऐसे पकड़ के और इसको पकड़ के खींच रहा है यहाँ से। तो इसका स्पीड क्या होगा, अगर v होगा तो इसका स्पीड कितना होना चाहिए ओमेगा। बेटा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका स्पीड अगर v है तो v इसका प्लस स्पीड टू कितना v। होता है, हाँ 2v, होता है कि नहीं। हाँ सर। तो अब रस्सी तो इससे कनेक्टेड है, तो ये जब यहाँ से यहाँ आएगा तो ये तो सपोज टी टाइम में पहुंचा, तो ये तो vt इतना हुआ, ऊपर से कितना निकल लेगा 2vt। ये दूरी अगर l है और ये सिलेंडर यहाँ तक पहुंचेगा तो ऊपर से तो रस्सी तो 12 पार हो जाएगा ना, इसके हाथ से यहाँ पे झूल जाएगा कुछ रस्सी। सर तो टू टू एल हो जाएगा आंसर। हाँ हाँ 12 हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है आप सिलेंडर पकड़ के खींचते हो, इतना ही लेंथ आपके हाथ में आता है और सिलेंडर पूरा घसीट के आ जाता है, नहीं, वो तो रोल करते करते आ रहा है ना, ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ से तो एक्स्ट्रा पार करेगा ही आपका हाथ। सिंपल देखो ना, यहाँ का 2v वेलोसिटी है, इसका v वेलोसिटी है, तो नेचुरली ऊपर तो ज्यादा ट्रेवल कर लेगा ना। नहीं समझ में आया। सर आया। हाँ, तो ऊपर से टी टाइम में 2vt पार होना चाहिए, नीचे से vt पार होगा, vt आपको l दिया है, ऊपर से 2l पार होगा। यही वाला बात है, बिल्कुल डिट्टो ये वाला बात है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। आफ्टर टाइम टी ये तो ज्यादा ट्रेवल करेगा ना, इसी को अगर आप ऐसे करके देखो, स्पीकर है मतलब अपना आंख ऐसे करके देखो, ऐसे इस तरफ से देखो, तो ये वही बात हो गया, इसका स्पीड ज्यादा है, ये ज्यादा आएगा, इसका स्पीड कम है, ये कम आएगा, इसका स्पीड और कम है, ये और कम आएगा। ऑफ कोर्स ये तो फिक्स था इस केस में, ये तो फिक्स था इस केस में, अगर ये भी चला देते तो ये और कम आता। समझ में आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, खत्म करें। क्वेश्चन 25 बचा हुआ है, क्वेश्चन 25 आप लोग खुद से करिएगा, ठीक है ना, खत्म कर रहे हैं फिर। यू हैव एनी अदर डाउट्स। Yes, sir. ठीक है, नो देन विल सर। फिनिश अप, रिपीट आफ्टर मी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण, Hare Krishna, sir. हरे कृष्ण।